हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर सेशन। मैं आबा भनोट लेकर आई हूँ आपके लिए करंट अफेयर्स के एपिसोड नंबर 866। आज की तारीख है 11 दिसंबर 2020। हमारे दो चैनल्स हैं, पिनाकल और फ्रंटियर आईएएस, और अगर अभी तक आपने इन चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दो वेबसाइट्स हैं, sscglpinacle.com और baljeedhaka.com। इन दोनों को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ये सेशन हर रोज सुबह 4 बजे अवेलेबल हो जाता है और वीडियो की एंड में आपसे क्विज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जरूर करना है। साथ ही साथ हमारे दोनों टेलीग्राम हैंडल्स फ्रंटियर आईएएस और एसएससीजीएल पिनेकल ऑनलाइन को ज्वाइन जरूर करना है फॉर डेली वीडियोस, पीडीएफ एंड मंथली मैगजीन। स्टार्ट करेंगे प्रीवियस क्विज के साथ। आपका पहला क्वेश्चन था, WHO फाउंडेशन के पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब था अनिल सोनी। और आपका दूसरा क्वेश्चन था, नवीनतम वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CCPI में भारत का रैंक क्या है? तो इसका सही जवाब था 10। स्टार्ट करेंगे आज के सेशन के पहले क्वेश्चन के साथ। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में पीएम वानी योजना को मंजूरी दी है। वानी का अर्थ क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पूरे भारत में वाईफाई नेटवर्क स्थापित करने के लिए मंजूरी दी है। पीएम वानी का अर्थ पब्लिक वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस है। पीएम वानी देश में वाईफाई नेटवर्क के विकास को बढ़ावा देगा। इस वाईफाई नेटवर्क को लॉन्च करने के लिए लगभग 1 करोड़ डेटा केंद्र स्थापित किए जाएंगे। वाईफाई नेटवर्क या डेटा सेंटर स्थापित करने के लिए कोई पंजीकरण शुल्क नहीं होगा। पब्लिक वाईफाई नेटवर्क पब्लिक डाटा ऑफिस एग्रीगेटर्स PDOA द्वारा स्थापित किए जाएंगे। सार्वजनिक वाईफाई सेवाएं पब्लिक डाटा ऑफिस के माध्यम से प्रदान की जाएंगी। यहाँ पर एडिशनल इंफॉर्मेशन की बात करें तो मंत्रिमंडल ने मुख्य भूमि में कोची को लक्षद्वीप से समुद्री ऑप्टिकल फाइबर केबल संपर्क से जोड़ने की परियोजना को भी मंजूरी दे दी है। उन्होंने बताया कि इस पर 1072 करोड़ रुपए की लागत आएगी। अगला प्रश्न है, कमला देवी चट्टोपाध्याय न्यू इंडिया फाउंडेशन बुक प्राइज 2020 किसने जीता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, दोनों बी और सी यानी अमित आहूजा और जयराम रमेश। समकालीन आधुनिक भारत पर सर्वश्रेष्ठ गैर काल्पनिक किताब के लिए कमला देवी चट्टोपाध्याय न्यू इंडिया फाउंडेशन बुक प्राइज 2020 के विजेताओं का नाम घोषित किया गया। अमित आहूजा और पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश को संयुक्त रूप से पुरस्कार दिया गया। अमित आहूजा को मोबिलाइजिंग द मार्जिनलाइज्ड एथनिक पार्टीज विदाउट एथनिक मूवमेंट्स, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, और पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश को अ चेकर्ड ब्रिलियंस द मेनी लाइव्स ऑफ वीके कृष्णा मेनन पेंगुइन रैंडम हाउस के लिए यह पुरस्कार दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश भारत का पहला 100% जैविक केंद्र शासित प्रदेश बन गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप को कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा जैविक कृषि क्षेत्र घोषित किया गया है। यह 100% जैविक क्षेत्र का दर्जा हासिल करने के लिए सिक्किम के बाद दूसरे स्थान पर है। लक्षद्वीप इस लक्ष्य को हासिल करने वाला भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र सरकार की परंपरागत कृषि विकास योजना जैविक खेती सुधार कार्यक्रम के तहत लक्षद्वीप शासित प्रदेश के लिए पूरे 32 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को जैविक के रूप में प्रमाणित किया गया है। जैविक खेती में प्राकृतिक तरीकों से पौधों की खेती और पशुपालन शामिल है। यहाँ पर एक रिवीजन की बात करें तो इंटेलिजेंस ब्यूरो के पूर्व प्रमुख दिनेश्वर शर्मा, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक थे? तो इसका सही जवाब था लक्षद्वीप। बात करें लक्षद्वीप की तो इसकी कैपिटल है कवरत्ती। अगला प्रश्न है, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के लिए कैबिनेट ने कुल कितने रुपए के परिव्यय को मंजूरी दी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 22,810 करोड़। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज 3.0 के तहत कोविड रिकवरी फेज में औपचारिक क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा देने और नए रोजगार अवसरों को प्रोत्साहित किए जाने को मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल ने मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए 1,584 करोड़ रुपए की धनराशि और पूरी योजना अवधि 2020 से 2023 के लिए 22,810 करोड़ रुपए के व्यय को अनुमति दी है।
इस योजना की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार है। भारत सरकार 1 अक्टूबर 2020 को या उसके बाद और 30 जून 2021 तक शामिल सभी नए कर्मचारियों को 2 वर्ष की अवधि के लिए सब्सिडी प्रदान करेगी। जिन रोजगार प्रदाता संगठनों में 1000 कर्मचारी हैं, वहां केंद्र सरकार 2 वर्ष की अवधि के लिए 12% कर्मचारी योगदान और 12% नियोक्ता योगदान दोनों वेतन भत्तों का 24% ईपीएफ में योगदान देगी। कोई कर्मचारी जिसका मासिक वेतन 15,000 रुपए से कम है और वह किसी ऐसे संस्थान में काम नहीं कर रहा था जो 1 अक्टूबर 2020 से पहले कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ से पंजीकृत था और उसके पास इस अवधि से पहले यूनिवर्सल अकाउंट नंबर या ईपीएफ सदस्य खाता नंबर नहीं था, वह इस योजना के लिए पात्र होगा। सदस्यों के आधार संख्या से जुड़े खाते में ईपीएफओ इलेक्ट्रॉनिक तरीके से इस योगदान का भुगतान करेगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध कलाकार अस्ताद देबू का हाल ही में निधन हो गया, वे क्या थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, नृतक। समकालीन भारतीय नृतक अस्ताद देबू का निधन हो गया। वह 73 वर्ष के थे। वे भारतीय और पश्चिमी नृत्य तकनीकों को समामेलित करने के लिए जाने जाते थे। देबू ने कथक के साथ साथ कथकली के भारतीय शास्त्रीय नृत्य रूपों में एक अद्वितीय संलयन नृत्य के रूप में अपने प्रशिक्षण को नियोजित किया था। अगला प्रश्न है, धर्मा डिकोडिंग द एपिक्स फॉर अ मीनिंगफुल लाइफ नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, दोनों ए और बी यानी भावना रॉय और अमीश त्रिपाठी। प्रसिद्ध लेखक अमीश त्रिपाठी ने एक नई नॉन फिक्शन किताब धर्मा डिकोडिंग द एपिक्स फॉर अ मीनिंगफुल लाइफ की घोषणा की है। 2017 में रिलीज हुई इमॉर्टल इंडिया के बाद यह उनकी शैली में दूसरी पुस्तक होगी। इस पुस्तक के सह लेखक अमीश की बहन भावना रॉय है। वेस्टलैंड पब्लिकेशंस द्वारा प्रकाशित पुस्तक एक संवादी शैली में लिखी गई है। अगला प्रश्न है, नितिन गडकरी ने हाल ही में बिहार की किस नदी पर कोइलवर पुल का उद्घाटन किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सोन। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बिहार में सोन नदी पर बने नए कोइलवर पुल का उद्घाटन किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश वर्चुअल तौर पर मौजूद रहे। उद्घाटन के साथ ही नए कोइलवर पुल पर आवागमन शुरू हो गया है। इस पुल के बन जाने से दक्षिण व मध्य बिहार के शहरों पटना, आरा, बक्सर, छपरा के बीच यातायात सुगम हो गया है। पुल पर 266 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई है। रेल और सड़क यातायात दोनों के लिए मौजूदा 2 लेन पुल 138 साल पुराना है। इसके स्थान पर 6 लेन का पुल बनाया जा रहा है, जिसमें से 3 लेन का एक मार्ग जनता के लिए खोल दिया गया है। पुल बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच परिवहन के लिए एक प्रमुख सड़क है। मंत्रालय ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए भैरोली बक्सर से हैदरिया तक 4 लेन वाले एलिवेटेड रोड को भी मंजूरी दी है। बात करें बिहार की तो इसके वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है महाबोधि टेम्पल बोधगया और नालंदा यूनिवर्सिटी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में आता है उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, राजगिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बिहार की कैपिटल है पटना, सीएम है नीतीश कुमार और गवर्नर है फागू चौहान। अगला प्रश्न है, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 10 दिसंबर। मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष इस दिन को मनाया जाता है। इस घोषणा को संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा 1948 में अपनाया और घोषित किया गया था, जो दुनिया भर में मानवाधिकारों की रक्षा के लिए साझा मानक थी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC इंडिया ने मानवाधिकार दिवस मनाने के लिए आभासी मोड के माध्यम से एक समारोह आयोजित किया है। अगला प्रश्न है, शेख सबा अल खालिद को किस खाड़ी देश के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कुवैत। कुवैत के अमीर शेख नवाफ अल अहमद अल जाबेर अल सबा ने शेख सबा अल खालिद को फिर से देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया। शेख नवाफ लंबे समय तक कुवैत के अमीर शासक रहे। शेख सबा अल अहमद अल सबा के निधन के बाद सितंबर में सत्ता संभाली थी। अमीर शेख नवाफ ने प्रधानमंत्री सबा अल खालिद अल सबा का इस्तीफा मंजूर कर लिया था। अमीर ने एक बार फिर प्रधानमंत्री के रूप में शेख सबा को नियुक्त किया है, जो अब नई कैबिनेट का गठन करेंगे। बात करें कुवैत की
तो इसकी कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी है कुवैत सिटी और इसकी करेंसी है कुवैती दिनार। अगला प्रश्न है, पार्थिव पटेल ने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है, वह किस खेल से जुड़े थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, क्रिकेट। भारतीय टीम के विकेट कीपर बल्लेबाज पार्थिव पटेल ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा कर दिया है। पार्थिव पटेल ने 25 टेस्ट, 38 वनडे और 2 T20 इंटरनेशनल मैचों में टीम इंडिया का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने अपना आखिरी टेस्ट जनवरी 2018 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ जोहानिसबर्ग में खेला था। टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू करने वाले पार्थिव पटेल सबसे युवा विकेट कीपर रहे। वे कई वर्षों तक गुजरात रणजी टीम के कप्तान रहे। वर्ष 2015 में उन्होंने अपने गृह टीम को विजय हजारे ट्रॉफी दिलाने में अहम भूमिका निभाई। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विक समरी की। तो पीएम वानी स्कीम में वानी का अर्थ है वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। कमला देवी चट्टोपाध्याय न्यू इंडिया फाउंडेशन बुक प्राइज 2020 अमित आहूजा और जयराम रमेश को दिया गया है। इंडिया का पहला 100% ऑर्गेनिक यूनियन टेरिटरी बना है लक्षद्वीप। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के लिए 22,810 करोड़ रुपए के टोटल आउटले को अप्रूव किया गया है। फेमस डांसर अस्ताद देबू का निधन हो गया। धर्मा डिकोडिंग द एपिक्स फॉर अ मीनिंगफुल लाइफ बुक भावना रॉय और अमीश त्रिपाठी ने लिखी है। बिहार का कोइलवर ब्रिज सोन नदी पर बनाया गया है। ह्यूमन राइट्स डे दिसंबर 10 को मनाया जाता है। शेख सबा अल खालिद कुवैत के प्रधानमंत्री बनाए गए हैं और क्रिकेटर पार्थिव पटेल ने रिटायरमेंट ले ली है। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विज फॉर द डे की। आपका पहला क्वेश्चन है, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश भारत का पहला 100% जैविक केंद्र शासित प्रदेश बन गया है? और आपका दूसरा क्वेश्चन है, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दोनों वेबसाइट्स sscglpinnacle.com और baljeetdhaka.com को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ हमारे दोनों टेलीग्राम हैंडल्स को ज्वाइन जरूर करना है। थैंक यू सो मच।